नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए बात करेंगे आज की सुर्खियों की, देखेंगे क्या है खास, क्या चल रहा है दुनिया भर में और उसमें से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम्स में। तो दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली आज की न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड चाइना बॉर्डर पर जो विलेजेस हैं उनसे रिलेटेड है, टूरिज्म से रिलेटेड है। न्यूज ये है कि जो विलेजेस हैं अलोंग द चाइना बॉर्डर उन्हें ओपन करने की बात की जा रही है फॉर द टूरिज्म। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने प्लान बना लिया है दैट दे आर अप टू ओपन द विलेजेस which are situated aside the Chinese border basically, and why? For tourists। ठीक है, जो भी टूरिस्ट हैं, आपको पता है हमारे देश में बहुत ज़्यादा टूरिज्म है, ठीक है, और काफ़ी दुनिया भर से टूरिस्ट आते भी हैं हमारे देश में विजिट करने डिफरेंट प्लेसेस को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये बात चल रही है कि भाई अब ओपन कर दिया जाए उन विलेजेस को अंडर अ वेरी नाइस प्रोग्राम जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या नाम है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये अनाउंस किया है हमारी यूनियन बजट 2022-23 के तहत इसे अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो देखिए जानते हैं इसी न्यूज से रिलेटेड कि क्या है चीजें, कैसे ये होने वाला है, व्हाट ऑल आर द की फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। चलिए समझते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को। तो देखिए ये जो प्रोग्राम है इसका एम है टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंडिया के उन गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली जो कि चाइना को बॉर्डर करते हैं। ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी इम्प्रूव्ड इन द स्टेट्स हैं जो जहां पर स्पेशली काम किया जाएगा वो है हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत रेसिडेंशियल टूरिस्ट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे और ये प्रोग्राम इम्प्रूव करेगा रोड कनेक्टिविटी को भी, डेवलपमेंट को भी करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी डिसेंट्रलाइज करने में मदद करेगा। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस मिलेगा हमें इस प्रोग्राम के थ्रू वो है डायरेक्ट एक्सेस ऑफ दूरदर्शन एंड एजुकेशन रिलेटेड चैनल्स जो कि इन गांवों में प्रोवाइड किए जाएंगे और वहां पर सपोर्ट भी दिया जाएगा फॉर द लाइवलीहुड, मींस एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बॉर्डर विलेजेस से रिलेटेड है जहां पर स्पार्स पॉपुलेशन है, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, ठीक है, इंफ्रा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वहां पर डेवलपमेंट लाने के लिए, वहां पर चेंजेस लाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया और वो सभी गांव, वो सभी विलेजेस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर आएंगे। जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वहां पर वो होंगी हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रा से रिलेटेड, हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, टूरिस्ट सेंटर से रिलेटेड, रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड और सबसे महत्वपूर्ण लाइवलीहुड जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड। ठीक है, बजट में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। की फोकस एरियाज क्या होंगे? तो देखिए जो की फोकस है वो तो हमारा लाइवलीहुड जनरेशन पर है, रोड कनेक्टिविटी पर है, हाउसिंग पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, रिन्यूएबल एनर्जी पर है, टेलीविजन और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में भी है। जी हाँ, टेलीविजन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन आज की डेट में भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि कोविड के बाद जो इंस्टेंस हुए हैं दैट एवरीथिंग हैज़ गॉन ऑनलाइन, तो आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली दैट विल बी मेट बाय स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस विलेजेस जो कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास लाई करते हैं। ठीक है, उनको जो है काफी फोकस किया जाएगा। अब मुद्दा उठता है कि भाई व्हाई डू वी नीड सच स्कीम, क्या जरूरत है ऐसा कुछ करने की? तो देखिए चाइना का एक प्रोग्राम आया था चाइनाज मॉडल विलेजेस के नाम से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्कीम है ये चाइना के मॉडल विलेज के काउंटर में लाई गई है। ठीक है, हालांकि जो हमारा नाम है वो बहुत केयरफुली चूज किया गया है सो दैट कोई भी ये कह सकते हैं कि बवाल ना हो, कोई भी डाउट्स ना हो। ठीक है, और किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो नेबरिंग कंट्रीज को उसको देखते हुए भी। ठीक है, दूसरी चीज चाइना ने एस्टैब्लिश किए हैं नए विलेजेस अलोंग द LAC पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो स्पेशली इन द एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, तो उन पर भी थोड़ी सी निगरानी रखी जाए वहाँ पर। सिंस देखिए अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटेक्शन भी बढ़ेगा, प्रोटेक्शन बढ़ेगा तो जो भी मतलब ये लगा लीजिए कि फोर्सेस है हमारी वो सारी थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव रहेंगी। तो
डिस्प्यूट्स ना हो, क्लैशेस ना हो, उन चीज़ों पर भी रोकथाम लगाई जा सकती है। इसलिए भी ये स्कीम नीडेड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आ रही है, अगेन रशिया से रिलेटेड न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा और जापान ने मिल करके जॉइंटली जो है ये डिसाइड किया दैट दे आर गोइंग टू रिवोक रशियाज मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है, MFN, इनका जो है MFN स्टेटस ख़त्म करने के लिए इन्होंने मिलकर स्टेप लिया है। और क्यों लिया है? बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ रशिया ओवर यूक्रेन। ठीक है, रशिया द्वारा जो यूक्रेन इन्वेजन हुआ है उसके अगेंस्ट में जो है MFN स्टेटस हटाने की बात की जा रही है। ठीक है, अब मुद्दा उठता है कि भाई MFN स्टेटस क्या? देखिए, जब भारत और पाकिस्तान की हमने बात की थी तब भी MFN स्टेटस था। ठीक है, इंडिया ने कई बार स्टेप्स लिए हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग है रिलेटेड टू रशिया। चलिए आइए समझते हैं कि MFN स्टेटस होता क्या है। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, WTO जिसे हम कहते हैं, उसके लगभग 164 मेंबर्स, 164 मेंबर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे सो दैट दे ऑल कैन बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर्स लोवेस्ट टैरिफ्स, हाईएस्ट इंपोर्ट कोटाज और फ्यूएस्ट ट्रेड बैरियर से। यानी हमारा जो MFN स्टेटस है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है, इसके अंदर ये हुआ था कि जो 164 WTO मेंबर्स हैं, ये एक साथ आके इन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई हम एक दूसरे के डेवलपमेंट में मदद करेंगे। किस तरीके से? पहला था हमारा कि जो टैरिफ्स होंगे उनको लो कर दिया जाएगा। ठीक है, लोवेस्ट टैरिफ्स। ओके, दूसरा था कि जो हमारा ट्रेड है, ओके, इंपोर्ट कोटास जो हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा, हाईएस्ट इंपोर्ट्स। ठीक है, और तीसरा था कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो काफ़ी कम कर दिए जाएंगे। तो इन तीन चीज़ों को हम इक्वली अडॉप्ट करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इस प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, MFN को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कई केसेस में, जैसे कि कई बार मेंबर्स स्ट्राइक कर लेते हैं बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स को, या मेंबर्स ऑफर करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को विद स्पेशल एक्सेस टू देयर मार्केट्स। ठीक है, तो उस केस में जो है बेसिकली कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। फिर क्या होता है कि देखिए, कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि आउटसाइड WTO हैं, जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, सीरिया हो गया, रशिया का अलाई बेलारूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि WTO मेंबर्स जो है इम्पोज कर सकते हैं कि वॉट एवर ट्रेड मेजर्स वो चाहते हैं, वॉट एवर ट्रेड मेजर्स दे विश अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ विदाउट फ्लाउटिंग ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। क्या प्रॉस और कॉन्स हैं MFN के? तो देखिए, प्रॉस का सीधा सीधा यहाँ पर ये इमेज में आप देख सकते हैं, एक्सेस है लार्ज मार्केट का, लोवर्ड कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स बिकेम मोर कॉम्पिटिटिव एंड मोर अपॉर्चुनिटीज है। हालांकि कॉन्स क्या हैं? नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट चीपर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेन कंट्रीज, एंड सेकेंडली है लोकल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री स्टिल कांट कंपनसेट विथ और स्टिल कांट compete with subsidized US and EU मार्केट्स। और हमारे देश के संबंध में चाइना के साथ ये बहुत होता था, राइट। चाइना क्या कर रहा था? कुछ समय पहले चाइना अपने गुड्स जो है वो डंप किए जा रहा था हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है कॉन्स में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए और समझते हैं इसको कि अगर रशिया से MFN स्टेटस ले लिया जाता है तो रशिया का इसमें क्या नुकसान है। ठीक है, हाउ डज इट गोइंग टू इम्पैक्ट रशिया? तो देखिए, रशिया से अगर MFN स्टेटस हटा देते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि US और उसके जो वेस्टर्न अलाइज हैं वो रशिया को एनी मोर इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में नहीं देखते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा वो है। देखिए, कितनी ही वॉर्स हो जाए, कितनी ही यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए, बट इकोनॉमी बहुत मैटर करती है। और अगर ऐसा कुछ स्टेप हो रहा है, दैट मीन्स none of the US or its western allies, they are considering Russia as a partner in the economic, as a global economic partner. हालांकि it does not itself change conditions for trade. ठीक है, also जो status है, it does not formally allow the western जो allies हैं to increase their import tariffs or impose quota on Russian goods or even ban them. आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं to बेसिकली बिना उसके, बट हाँ अगर आप रिवोक कर रहे हैं
तो मीन्स ये है कि जो यूएस है या जो वेस्टर्न एलाइज है उनके पास ये पावर आ जा रही है कि भाई आप कुछ भी टैरिफ लगा सकते हो, आप टैरिफ बढ़ा सकते हो, कोटा लगा सकते हो रशियन गुड्स पर, या फिर आप उनको बैन भी कर सकते हो या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो सर्विसेज करने से आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ऑल्सो दे कुड ऑल्सो ओवरलुक रशियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी, ठीक है। और अहेड ऑफ हम अगर बात करें MFN स्टेटस रिमूवल की, तो जो यूएस है उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है एक बैन ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल एंड गैस, ठीक है। तो जो रशिया अपने ऑयल और गैस की सप्लाई करता था उन पर बैन लगा दिया गया है, किसके द्वारा? यूएस द्वारा, ठीक है। और रिमूवल MFN स्टेटस की अगर हम बात करें तो कोई एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर नहीं होता दोस्तों जिससे कि MFN सस्पेंडिंग का ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। अभी तक ये कहीं भी क्लियर नहीं है वेदर मेंबर्स आर ऑब्लाइज्ड टू इन्फॉर्म द WTO इफ दे डू सो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑल्सो पास्ट में अगर हम देखें तो भारत ने पाकिस्तान का MFN स्टेटस सस्पेंड किया था 2019 में, ठीक है, जबकि सुइसाइड अटैक हुआ था पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड ग्रुप द्वारा उस टाइम पर, और पाकिस्तान ने कभी भी अप्लाई नहीं किया MFN स्टेटस टू इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें समझनी है, MFN का क्या फंडा है ये समझना है, और इस पर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी समझना है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ओके। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए अबाउट फाइंडिंग एकलव्यास, हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है। इसके लिए हमने 2 टेस्ट रखे थे, एक हो गया 13 मार्च को, दूसरा 20 मार्च को होने वाला है। आप इस टेस्ट को देकर 60% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम UPSC 2023 में। तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, अगर नहीं भी आपको अवेल करना है तो भी टेस्ट दीजिए, एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी अगली खबर जो है वो रिलेटेड एक इंसिडेंट से है। इंसिडेंट ये हुआ है कि बाय मिस्टेक हमारी एक मिसाइल फायर हो गई है अपॉन दी पाकिस्तान। एक्सीडेंटल फायर केस कह रहे हैं इसे, और टेक्निकल मालफंक्शन की वजह से ये हुआ है कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर गिरी है, ठीक है। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हमें हमला करना है या कुछ भी, बट देन इट जस्ट हैपेंड ड्यू टू सम टेक्निकल मालफंक्शन। इसको समझते हैं कि क्या हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले तो कंडक्टिंग मिसाइल टेस्ट की बात करें तो NOTAM और NAVAREA वार्निंग्स होती हैं, ठीक है। तो होता ये है कि अंडर द प्री नोटिफिकेशन ऑफ द फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल अग्रीमेंट, जो कि साइन किया गया था 2005 में, एक देश को इन्फॉर्म करना होता है एक एडवांस नोटिफिकेशन के थ्रू दूसरे देशों को कि भाई हम फ्लाइट टेस्ट करने जा रहे हैं, और इट इंटेंड्स कि भाई एनी लैंड और सी लॉन्च हो सकता है, या सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च हो सकता है। टेस्ट से पहले क्या होता है, जो कंट्री है उसे एक नोटिस देनी होती है टू एयर मिशंस, जिसे हम NOTAM कहते हैं, या नेविगेशनल वार्निंग देनी पड़ती है जिसे NAVAREA नैव एरिया जिसे कहा जाता है। ये दिया जाता है कि भाई आप अलर्ट हो जाइए, जो एविएशन पायलट्स हैं वो अलर्ट हो जाएं, जो सी फेरर्स हैं वो अलर्ट हो जाएं कि भाई हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो जो टेस्टिंग कंट्री होती है उसे इंश्योर करना होता है कि भाई जो ये लॉन्च होगा ये होगा विद इन 40 किलोमीटर, और इसका जो प्लान्ड इम्पैक्ट एरिया होगा वो 75 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईदर इन द इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को भी हम देखें तो। अब जो प्लान्ड ट्रेजेक्ट्री है उसके बारे में भी कहा जाता है कि जो प्लान ट्रेजेक्ट्री है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए IB को या LOC को, और उसके बीच में एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 40 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मिसाइल टेस्ट से पहले एज अ वार्निंग दी जाती हैं। अब अगर हम प्री नोटिफिकेशन टू द नेबर्स की बात करें तो जो टेस्टिंग कंट्री है उसे नोटिफाई करना होता है दूसरे देश को नॉट लेस देन 3 days इन एडवांस, यानी 3 दिन एडवांस में लगभग जो है कम से कम आपको इन्फॉर्म करना होगा कि आप ऐसा कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। जो प्री नोटिफिकेशन है उसे कन्वे किया जाता है थ्रू द रेस्पेक्टिव फॉरेन ऑफिसेस एंड हाई कमीशन एज पर द फॉर्मेट एनेक्स टू दिस अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये कुछ ये कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो होनी चाहिए, कुछ नोटिफिकेशंस, कुछ नोटिस, कुछ वार्निंग्स देनी होती है आपको दूसरे देश को, अगल बगल के देश को या आसपास के देश को जहां भी आप कंडक्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि भाई रिसेंट केस ऑफ मिसफायर था क्या, ठीक है। हालांकि इस पूरे इशू पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बैठक भी बुलाई है और रिवाइज भी किया है हमारी डिफेंस सिचुएशन को।
देखिए कोई भी देश ये नहीं कहता कि भाई पाकिस्तान के अलावा कि हमने सुपरसोनिक मिसाइल कर दी है, ठीक है, ओके। ऑल्सो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं, उनका ये कहना है, उनका ये स्पेक्यूलेशन है कि ये जो पूरा केस था मिसफायर का, ये इंडिया की टॉप मिसाइल थी ब्रह्मोस, ठीक है, जिसे कि जॉइंटली डेवलप किया गया था रशिया के साथ, ठीक है। और इसकी असेसमेंट की अगर हम बात करें तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहती है कि ये लगभग 200 किलोमीटर गया है, मैनूवर्ड है ये मिड एयर, और इसने ट्रैवल किया है 2.5 टाइम्स से 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 40,000 फीट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, या ये नोट कर लीजिए कि जो ब्रह्मोस है, अब सिंस ये यहाँ पर ब्रह्मोस का नाम आ गया है तो ब्रह्मोस एग्जाम के हिसाब से अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया, ओके। ब्रह्मोस की स्पीड कितनी है, मैक 3, रेंज कितनी है 290, क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड कितना है 15 किलोमीटर, ठीक है, और उसे कहीं से भी फायर किया जा सकता है, एनी वेयर इट कैन बी फायर्ड, और वो न्यूक्लियर केपेबल भी है, और वो कैरी करता है वॉर हेड ऑफ 200 to 300 kgs, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि क्या था, क्या कहा गया। पाकिस्तान का कहना था कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है, कोई नाम नहीं दिया था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ब्रह्मोस थी, तो ब्रह्मोस थी तो भाई उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बोला कि करंट की स्टैटिक इन्फो को पकड़ो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। बाकी मोदी जी ने इस पूरी कह सकते हैं कि इस विवाद पर जो है, इस घटना पर पूरी एक बैठक बुलाई है, उसमें बातचीत भी की है। चलिए आगे चलते हैं अपनी अगली खबर पर दोस्तों। हमारी अगली खबर जो है वो है रिलेटेड टू हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है, संथाली सोहराई म्यूरल्स एंड इटेक इन टाइम कहते हैं जिसे। तो देखिए संथाली कम्युनिटी है उड़ीसा की और झारखंड की, और वो लोग लगातार चेंज कर रहे हैं अपने वेज ऑफ पेंटिंग ट्रेडिशनल सोहराई म्यूरल्स को, ठीक है, और उसे एक मॉडर्न एक लुक दे रहे हैं, एक मॉडर्निटी में जो है तब्दील कर रहे हैं। तो मुद्दा पहले तो सबसे पहले यहाँ उठता है कि भाई सोहराई क्या है। तो देखिए सोहराई एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है भारत का, जो कि मनाया जाता है इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, और इसे कैटल फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये सेलिब्रेट होता है आफ्टर हार्वेस्ट, और ये कोइंसाइड करता है विद दी फेस्टिवल ऑफ दिवाली। याद रखना किस फेस्टिवल से कोइंसाइड करता है, दिवाली से, ठीक है। सोहराई म्यूरल्स की अगर हम बात करें तो देखिए सोहराई म्यूरल एक इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म है जो कि प्रैक्टिस करती हैं संथाल कम्युनिटी की विमेन, ओके। रिचुअलिस्टिक आर्ट जो है वो की जाती है इसके तहत ऑन दी मड वॉल्स टू वेलकम द हार्वेस्ट एंड टू सेलिब्रेट दी कैटल्स, ओके। जो वुमेन है दे यूज टू क्लीन देयर हाउसेज, दे यूज टू डेकोरेट द वॉल्स विद द म्यूरल्स ऑफ सोहराई आर्ट्स। और ये आप अगर इमेजेस देखें तो ये ऐसी कुछ इमेजेस बनाते हैं, ऐसी कुछ इमेजेस बनाते हैं अपने घरों पर, ठीक है। ये आर्ट फॉर्म जो है ये कॉन्टिन्यूड है लगभग 10,000 से 4,000 BC के टाइम से ही, ठीक है, और ये प्रीवेलेंट है इन द मोस्ट ऑफ द केव्स। हालांकि अब ये हाउसेज और मड वॉल्स पर शिफ्ट हो गया, पहले ये केव्स में मिलते थे, अब ये हाउसेज में मिलने लगे हैं, ठीक है। तो इनका पैटर्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। फीचर्स की हम बात करेंगे कि भाई सोहराई आर्ट के फीचर्स क्या हैं। तो जो सोहराई आर्ट है इसे मोनोक्रोमैटिक या कलरफुल माना जाता है। लोग जो है कोट करते हैं अपनी वॉल को विद लेयर ऑफ वाइट मड पहले, फिर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं लेयर, एक और लेयर जो कि वेट रहती है, और फिर वो उस पर ड्रॉ करते हैं विथ देयर फिंगर टिप्स, उंगलियों से जो है वो उस पर ड्रॉ करते हैं, कोई पेंट ब्रश नहीं यूज करते, ठीक है। और ये जो इनकी जो डिजाइन्स हैं ये फ्लावर्स से लेके फ्रूट्स तक नेचर इंस्पायर्ड डिजाइन्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन है, फ्लावर्स फ्रूट्स से लेकर नेचर इंस्पायर्ड डिजाइन, यानी ये नेचर को उकारते हैं अपनी कला में, ठीक है। काउ डंग का प्रयोग पहले किया जाता था, ठीक है, टू केक द वॉल्स ऑफ द हाउसेस, ठीक है। जो डार्क आउटलाइन विजिबल होती है वो प्रीवियसली अप्लाई की जाती थी कॉन्ट्रास्टिंग वाइट मड कोट पर, ठीक है। और जो आर्टिशंस हैं इसमें उनकी जो ड्राइंग है दैट इज स्पॉन्टेनियस। जो डिजाइन्स हैं वो यूजुअली ड्रॉ की जाती हैं फ्रॉम द आर्टिस्ट मेमोरी। उन्हें जितना भी याद होता है बेसिकली अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त के तौर पर वो उसमें बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम कहीं देख रहे हैं और हम ड्रॉ कर रहे हैं, जी नहीं, ये अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त पर स्पॉन्टेनियसली बनाते हैं। और जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आर्टिस्ट का या उनके इंटरैक्शन का विद द नेचर आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस एट दिस टाइम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर था ऑफ दिस आर्ट कॉल्ड सोहराई म्यूरल्स।
तो दोस्तों ये है हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। आपका MCQ है ये, इसको सॉल्व करिएगा। MFN पर दिया है मैंने और 2 मेंस के क्वेश्चन हैं। सो प्लीज जस्ट ट्राई टू राइट द आउटलाइन ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आप इसकी आउटलाइंस लिखिए, हम आपके आंसर को रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ आ गई होगी। निकालो प्रीलिम्स के हमारे सेशंस जा रहे हैं, उन्हें प्लीज़ देखते रहिए और उनकी नोट्स भी ज़रूर बनाते रहिए और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़िएगा ज़रूर, मेहनत करिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गया है। इधर उधर दिमाग भटकाने में फ़ायदा नहीं है। बार बार रिपीटिव अगर आप अपने लक्ष्य को, अपने सिलेबस को, अपनी नोट्स को रिवाइज करते रहें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए नमस्कार, सी यू गाइज सून, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.